हेलो फ्रेंड्स, आइए जुड़िए हमारे साथ हमारे इस चैनल सोशल साइंस मास्टर में, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी हमने शुरुआत हिस्ट्री से की है। अभी हम हिस्ट्री से पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर आप हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं तो आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप थोड़े हिस्ट्री में थोड़े कम आपकी नॉलेज है तो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम जानेंगे इंडो सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह का था, वो लोग क्या क्या चीज़ें बनाते थे। जैसे हड़प्पाई कांसे की मूर्तियां, जैसे हमने जाना था पाषाण युग में पत्थरों की चीजें बनती थी, फिर बाद में तांबे की बनने लगी। तो उस तरह से ये कांसा युग सभ्यता थी। कांसा युग में क्या आएगा, जिसमें तांबा प्लस टिन, दो चीजों को मिलाकर एक मिश्र धातु कांसा बना दी जाती है। अब ये कांसा कहाँ से मंगाया जाता होगा उस टाइम, तो इसका अनुमान यह है कि जो तांबा है, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से और टीन अफगानिस्तान से मंगवाया जाता होगा। बुनाई में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे, जो ये लोग बुनाई करते होंगे उस पर ठप्पे लगाते थे। अब उस पर चाहे कोई सिंबल होता हो, डिजाइन बनाते हो, तो उन ठप्पों का वो और भी चीजों पे यूज करते थे। नाव बनाने में ये बहुत एक्सपर्ट थे, तभी तो नाव के माध्यम से पिछले टॉपिक में मैंने देखा ये व्यापार करते थे। नाव बनाने में निपुण थे। मन का होता है बीड्स होते थे, एक दाने जैसे होते थे, मोती जैसे। तो उन बीड्स को ये लोग ये बीड्स बनाए जाते थे सोने चांदी के, मिट्टी के। टेराकोटा की मूर्तियां बनाते थे। अब टेराकोटा क्या होता है, जो भट्टी में पकाकर मिट्टी जो मजबूत हो जाती है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, उसकी मूर्तियां बनाई जाती थी। फिर राजगिरी मिस्त्री वर्ग, जब मिट्टी पकाई जाती है, पक्की ईंटें बनाई जाती हैं, इतने विशाल भवन बनाए जाते थे, तो इसीलिए कौन बनाते होंगे, मिस्त्री। तो यहाँ पे राजमिस्त्री वर्ग भी थे। जोहरी कौन होते हैं, जो सोने चांदी के मन के और इनके गहने बनाते थे, कीमती पत्थरों के गहने बनाते थे। तो राजमिस्त्री का बिजनेस कर रहे थे बढ़िया। चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये लोग, बहुत ही खूबसूरत। और ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यही निकाला जाता है कि ये लोग शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं चाहते थे, इस तरह के ये लोग थे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी वेल प्लान्ड, एडवांस, इतनी ब्रॉड एरिया में फैली हुई जो सभ्यता थी, तो इसका जो मैनेजमेंट था, जो इसका रूलर सिस्टम था, उसको कौन हैंड ओवर कर रहा था। तो अब ये जानेंगे हम कि यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें काम कर रही थी, इस सभ्यता को मैनेज कर रही थी। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें जो यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई है, तो उसमें से हमें ये पता नहीं चलता कि कौन से शासन यहाँ पे कौन लोग कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे मिले हुए जो सबूत हैं, जो साक्ष्य है, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ से एक तो लिखित साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। राज्य और संस्थाओं को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिखित में भी कुछ समझ में नहीं आया है और सबूत भी कोई नहीं मिला है कि हमें पता चले यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे। किसी भी मंदिर का प्रमाण यही नहीं मिला है, नहीं मिला कोई भी, तो हमें ये नहीं पता ये मंदिर, मस्जिद या कुछ और ईसाई या ये क्या धर्म ऐसा था इनका जो हम बता सकें, वो भी हमें नहीं पता चलता। तो अनुमानतः व्यापारी वर्ग का हर शासन था, क्योंकि यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छे तरीके से, एडवांस तरीके से किया जा रहा था। तो हम इससे एक अनुमान विद्वानों ने ये लगाया कि शायद यहाँ पे व्यापारियों का शासन था। अब शक्ति का केंद्रीकरण किन हाथों में था, इसका कोई भी ठोस सबूत, कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर कोई एक अनुमान ये लगाते हैं कि शासक वर्ग कोई था ही नहीं, बल्कि आम लोग जो भी थे सब बराबर थे, सबको समान दर्जा मिला हुआ था, या कोई शासक वर्ग नहीं था। फिर एक और आइडिया ये लगाया जाता है कि यहाँ पे एक नहीं कई सारे शासक थे जो अलग अलग शहरों पे अपने तरीके से शासन कर रहे थे। ठीक है। अब हिंदू सिविलाइजेशन में धर्म किस तरह का था, ये लोग इनकी क्या मतलब इनकी विश्वास थे, क्या इनकी मान्यताएं थी, या ये किस चीज की पूजा करते थे। तो टेराकोटा की मूर्ति, टेराकोटा मैंने आपको बताया था, टेराकोटा क्या होता है, जो पकी हुई भट्टी में मिट्टी होती थी, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। तो टेराकोटा की मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है, जिस महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ बनाया गया है, कि एक महिला के गर्भ से एक पौधा
पैदा हो रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वह इन्होंने ये माना कि ये एक प्रकृति प्रेम, मतलब ये लोग प्रकृति प्रेमी थे, धरती की पूजा करते थे, ये पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, जैसे मिस्र के लोग नील नदी की को देवी मानकर पूजा करते थे, उसी तरह से। फिर क्या है, नदी की पूजा, पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर एक एक चित्र मिला है, जो 3 रिंगी चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में आराम से बैठे हुए हैं। तो उनके एक तरफ हाथी, बाघ, और एक तरफ गेंडा, सिंहासन की तरफ भैंसा, और पैरों की तरफ 2 हिरण के चित्र बने हैं। तो इतने सारे पशु होने की वजह से उन्हें पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है, इन 3 लिंगी वाले पशु देवता को। तो इस सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन से माने गए हैं? एक सींग वाला गेंडा और कुबड़ वाला सांड। यहाँ मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी तरह का यहाँ कोई भी मंदिर नहीं मिला है। मृतकों के साथ दैनिक जीवन का सामान दफनाया जाता था। इस सभ्यता में जो चीज, मतलब जो डेड बॉडीज होती थी, उन्हें दफन किया जाता था। तो उसमें ये पाया गया, जब सर्च की गई तो ये पाया गया कि उसमें अलग अलग तरह का सामान मिला है, मतलब स्केलेटन, डेड बॉडी का जो स्केलेटन बन गया था, उस स्केलेटन के साथ में कुछ सामान मिला, जैसे कोई पशु होगा उसकी अस्थियां मिली हैं, कुछ मनके मिले हैं, अब मनके या कुछ खाने की चीजें के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हम ये पाते हैं कि एक तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम सोशल, जो कब्र हमें मिली है, वो उस आदमी का सोशल स्टेटस क्या था। अगर वहां पे सोने के गहने, सोने के मन के कीमती चीजें मिली हैं, तो मतलब वो कोई रिच आदमी था। और अगर उसी में हमें मिट्टी के मन के, मिट्टी के या पत्थरों के गहने मिले हैं, मतलब वो थोड़ा गरीब व्यक्ति रहा होगा। अगर चूड़ी वगैरह इस तरह से कुछ गहने मिले हैं, तो मतलब कोई स्त्री की कब्र है। तो इससे हमें उनके लिंग और सामाजिक स्तर का भी पता चलता है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ से ताबीज भी मिले हैं, यानी कि ये लोग ताबीज वगैरह भी बनाते होंगे, इनकी जो मान्यताएं रही होंगी। यहाँ की लेखन कला, कैसे लिखते थे ये लोग? तो यह चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ, ज्यादातर ये उसमें जो लिखने के सिंबल्स थे वो थोड़े बहुत थे, बाकी ये लोग पिक्टोरियल, पिक्चर वगैरह बना के अपनी बात को बताते थे। इसे पढ़ने में अब तक सफलता नहीं मिली है, जो भी उन्होंने लिखा है वो आज तक पढ़ा नहीं गया, रहस्य बना हुआ है। इस लिपि में लगभग 65 मूल चिन्ह थे। बेसिक जो उन्होंने सिंबल्स बनाए थे वो 65 थे, और 250 से 400 तक पिक्टोग्राफ वगैरह चित्र मिले हैं, वो किस तरह से अपनी बात को बताते थे, जिनका अंकन वो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और ताम्र की गुटिकाओं पर लिखते थे। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है, जिसे हम बोस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं। इस लिपि में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है सिंबल्स का, कुछ इस तरह की शेप के इन्होंने सिंबल्स बनाए हैं, उसका यूज सबसे ज्यादा हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर चित्र की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने चित्र यूज किए हैं वो है मछली के। ठीक है, 1923 तक ये लिपि पूरी तरह से लाइट में आ गई थी कि कोई लिपि मिली है, कुछ उससे हमें जानकारी मिलेगी। उसको सारे विद्वानों ने, सब एक्सपर्ट्स ने मिलकर उस पर स्टडी करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि आज तक ये एक रहस्य बनी हुई है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, और आई होप कि फ्यूचर में पढ़ी जाए, तो उस दिन इस विशालमयी सभ्यता से बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा, और हमारी जानकारी बहुत आगे तक हम ले जाएंगे। आगे देखते हैं, चलिए। अब ये इतनी विशाल सभ्यता कहाँ गई, कैसे खत्म हुई, क्या उसके साथ हुआ, क्या उस पे किस तरीके से उसको खत्म किया गया, देखें जरा। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। इसके जो रीजंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई। ठीक है, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं। एक का मत है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों में, जैसे आर्य लोग भारत आए थे, उनका मानना है कि जो इंडो यूरोपियन जनजातियां थी, इन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ आक्रमण करने के बाद ये लोग सभ्यता वाले हार गए और ये खत्म हो गए। इनके जो है धीरे धीरे से इनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इस सभ्यता के बाद की जो संस्कृतियां आई हैं, उसमें ऐसे तत्व मिले हैं इस सभ्यता के कि हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सभ्यता पूरी सिर्फ आक्रमण से तो खत्म नहीं हुई।
ये पता चला। फिर कुछ इतिहासकार इसे प्रकृति जन्य मानते हैं कि भाई भूकंप आया है, नदियों ने अपना रुख बदल लिया तो बाढ़ आ गई, ज्यादा वर्षण की वजह से ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई। कुल मिलाकर थोड़ा सा जो थोड़ा मतलब विश्वसनीय है वो यही माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही ये खत्म हुई है। बाकी आई होप कभी फ्यूचर में ये स्क्रिप्ट जो इनकी जो लिपि है वो कभी पढ़ी जाएगी तो बिल्कुल सही कारण का पता चल जाएगा और ये हमारी सभ्यता कितनी महान सभ्यता रही है। अब इसके जो मुख्य स्थल हैं जैसे धौलावीरा है, कालीबंगन है और लोथल है, तो ये जो मुख्य जो स्थल है ये कहाँ पर है, यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइक कीजिए।